नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा कि एल्कीन क्या होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने देखा, फिर उनका आइसोमर देखा, उनके समवायता क्या होता है उनको मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो जाकर उन वीडियो को जरूर देखिए, समझिए, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर समझ में आने लगे। अगर आप सोचते हैं कि कोई भी वीडियो उठा के कहीं से भी देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप शुरू से जाके मेरा वीडियो देखिए, चैप्टर 1 से देखते जाइए। उनका जो लैंग्वेज है और जो कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज क्लियर होते जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी लेक्चर जाके आप देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो आप उनको सीक्वेंस से देखते जाइएगा। कितना अच्छा चीज़ है कि मैंने आपके लिए इतने अच्छे ढंग से वीडियो अपलोड कर दिया है ताकि उन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। पहला जो इनका लेक्चर था, ये पांचवा हमारा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन पार्ट का था। दूसरा आइसोमर का है ना, मतलब समवायता क्या चीज होते हैं। तीसरा जो इनका लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि इनको हम बनाते कैसे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमने फोकस किया है चीजों को। सेट जेप के रूल को हमने फोकस किया है। वो काफी अच्छा है कि सेट जेप के जो रूल है वो कैसे होते हैं और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन चीजों को मैंने बहुत बहुत अच्छे ढंग से समझाया। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि एल्किन के जो गुण है, तो इसमें मार्कोनी आपका नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। और जितना चीज को मैं चिन्ह लगवाते जाऊंगा उन्हीं चीजों को चिन्ह लगा के पढ़िए। बाकी और ज्यादा चीजों को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा ये हमको सीधा बेसिक चीज है, इनको नॉलेज में रखना चाहिए। और ये एग्जाम में ज्यादा आने लायक नहीं है। तो उन चीजों को अगर आप कम भी फोकस करेंगे चलेगा। जैसे भौतिक गुण पढ़ते तो सब में है, लेकिन ये पेपर में नहीं आते हैं, ये आपको क्लियर मैं कर देता हूँ। लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीज उनका मालूम होना चाहिए, इसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ना कि हमको केवल पास होने के लिए पढ़ाई करना है, बल्कि हमको अच्छे नॉलेज के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, राइट ना। तो ये सभी बच्चे इन चीजों को समझे। और मैं तो आप सभी को मैसेज में भी बोला कि अगर भाई आपको मेरा वीडियो समझ में नहीं आता होगा तो आप बता सकते हैं, कोई और सुधार करने की जरूरत है तो उनको आप बोल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा थ्योरी का पार्ट है, तो उन चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ। देखिए कितने बढ़िया है, कितने मेहनत के साथ इस तरह के वीडियो को मैं आपको बता रहा हूँ कि समझा भी रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो लिखा हुआ है उनको लाइन टू लाइन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या चीज़ कहाँ बता रहा हूँ, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं चीज़ों को आपको लेना है और यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर आके मुंह उठा के वीडियो बना देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उनको समझना पड़ता है और सामने वाला व्यक्ति को भी समझाना पड़ता है उसी टाइप से, जैसे उनका लैंग्वेज है उस हिसाब से वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, राइट ना। तो कोई भी और आपको लगे कि इस चीज को और आप बता दीजिए सर, क्लियर कर दीजिए, तो आप पर्सनली मेरे नंबर में भी आप मुझे पूछ सकते हैं, है ना, कॉल भी कर सकते हैं, 8818867195। ठीक है। तो ये मेरा नंबर है। इस चीज आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं, आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं अगर फोन में बात ना हो तो। ठीक है। चलिए फ्रेंड, अगर चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से जो कंटेंट है, जो सीक्वेंस मिल रहे हैं चैप्टर वाइज यूनिट वाइज, वो आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, राइट ना। और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो कम से कम हमारा ये 11 टोटल चैप्टर है, तो कम से कम 9 चैप्टर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का चैप्टर है उनको आप बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। फिजिकल का कुछ पार्ट है जिनको आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारा व्यंजक है, कैसे इनको थोड़ा याद करें, ये थोड़ा आप परेशान होएंगे। लेकिन जितने आपके हाथ में है, वो चीज़ तो आप पढ़िए भाई। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एल्किन के गुण देखते हैं। भौतिक गुण है, सिंपल चीज है, देखिए, जिसमें जो मेथिलीन होते हैं अस्थायी होते हैं, पहला जो मेंबर होते हैं, है ना, इनके आगे चार जो कार्बन परमाणु तक की जो एल्किन होते हैं वो आपके गैस होते हैं। और 5 से 15 कार्बन परमाणु वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्किन के, वो आपके लिक्विड। और जो और उससे ऊपर वाले मिलेंगे वो सॉलिड मिलते हैं। ये जल में अविलेय होते हैं बच्चों, घुलनशील नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, परंतु बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ये आपने और देखा है एल्केन में भी। ये लगभग मैच करेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जल से क्या होते हैं, हल्के होते हैं।
अगला है चौथा नंबर, सजातीय श्रेणी के अणु भार बढ़ाने के साथ साथ अपेक्षित घनत्व, गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर इनका हम लोग बच्चों साइज बढ़ाते जाएं तो उनके बीपीएमपी भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। निम्न जो एल्कीन होते हैं, है ना, इनमें निश्चेतक गुण पाए जाते हैं। अगर किसी को हम बेहोश करना चाहें तो ये उनमें गुण पाए जाते हैं, निश्चेतक के गुण पाए जाते हैं। जैसे किसी को बेहोश करना है या मूर्छित करना है तो ये गुण पाए जाते हैं एल्कीन में, ठीक है, कुछ मात्रा में मिलते हैं निम्न एल्कीन में, ऐसा कह रहे हैं। और है, हाँ, तो यही बेसिक चीज है। देखिए, आप ना केवल बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आप कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, जहाँ पर साइंस है उसके लिए भी आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं। मेरा बात मान लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर समझेंगे नहीं तो इस तरह के रेगुलरली जो आपको वीडियो मिल रहे हैं वो आपको शायद मिल पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझें, आपके दोस्त लोगों को आप इस तरह के वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं, है ना। हर इंसान, किसी व्यक्ति का बर्थडे हो रहा है तो वहाँ बहुत अच्छे से स्टेटस लगाते हैं। जो चीज़ जरूरत के नहीं उनको सब व्यक्ति स्टेटस लगाते हैं, लेकिन जो अच्छा चीज़ है, पढ़ाई लिखाई का जो काम है ना, उन चीज़ों को बच्चे नहीं शेयर करते हैं, ना उनको बताते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा गलत चीज़ है, ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने जो भी मित्र हैं उनको तो शेयर कर देना चाहिए, कितना अच्छा क्लास चल रहा है, आपको इसका वैल्यू नहीं है, क्लास का हम फ्री में दे रहे हैं। तो यही हम पेड क्लास चला देंगे तो आप बोलेंगे सर पेड क्लास चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सही नहीं है। चलिए और देखते हैं। ये तो भौतिक गुण समझ आ गया कि निश्चेतक के काम आते हैं, ये सब चीज समझ गए। आपने देखा कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अब देखते हैं इनका केमिकल प्रॉपर्टीज, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनमें कुछ कुछ जो चीज़ें को मैं बताऊंगा, इनको आप माइंड में अच्छा लेके चलिएगा, ठीक है। समझिएगा कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होते हैं उनका नेचर क्या होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। पहले ये स्ट्रक्चर देख के सारा चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, कार्बन कार्बन, ये पेपर में आपको लिखना नहीं है, रासायनिक गुण में, रासायनिक गुण में क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा। नीचे जो मैं आपको बताऊंगा उसको हमको पेपर के लिए याद करना है। ये जितना कथा कहानी दिया हुआ है ये आपके समझने के लिए है। और मैं आप तो आपको तो बोल के मैं समझा रहा हूँ भाई, तो आपको तकलीफ क्या है ना। आप समझिए ध्यान से। और आप में सीखने का गुण ही है ही नहीं, क्वालिटी है ही नहीं, तो क्यों सीखेंगे आप में सीखने का गुण ही नहीं, तो भगवान भी आ जाएगा तो आपको सिखा नहीं पाएगा। फिर आप रोओगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है सर, क्या करें कैसे करें, है ना। तो ये समझना पड़ता है ना। आज बोलोगे आप लोग कि सर डांट रहे हैं, इसलिए डांट रहा हूँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, कहाँ घूम रहे हो पता ही नहीं, पढ़ो तो भाई, किताब है इतना अच्छे से। देखो, अगर हम बात करें डबल नेचर का, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, दो परमाणु के बीच में साझा बॉन्ड है, सभी लोग जानते हैं। और ये डबल बॉन्ड होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने हुए हैं, ये भी समझ में आ रहा है सबको। और जिसमें दोनों समांतर छोटी रेखाओं के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि देखिए दो ठो समांतर रेखा है, ऐसे समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा इसी को तो कहते हैं ना, समांतर रेखा के रूप में होते हैं, कह रहे हैं। अब ये क्या होते हैं इसमें, ये जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ sp2 संकरण पाए जाते हैं। sp2 क्या है, s एक कक्षक होगा, p दो कक्षक होगा, है ना, और मिल करके तीन नए संकरित कक्षक बनाएंगे। 120 अंश का यहाँ बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। और यहाँ पर कैसे आकृति होते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा हमको और कुछ भी नहीं करना है, बुक इतना बड़ा है वो तो बताएगा ही पूरा, लेकिन हमको इतना सारा चीज उसको कवर थोड़ी ना करना है। जो हमारा मेन मेन चीज है उनको अच्छे से कवर करना है। आप सब लोग जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, कौन नहीं जानता है। नहीं जानते हो तो तुम कुछ नहीं पढ़े हो 11वीं 12वीं में। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि डबल बॉन्ड जहाँ है तो वहाँ एक सिग्मा और एक पाई पाए जाते हैं, ये भी अगर आपको मालूम नहीं है तो केमिस्ट्री कैसे सीखोगे बताओ। इतना तो ध्यान करना पड़ेगा ना, पढ़ाई को तो इतना मजाक नहीं बनाना है ना हमको। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक सिग्मा और एक क्या होते हैं, एक पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। और देखते हैं, जो पाई बॉन्ड होते हैं सभी लोग जानते हैं वीक होते हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, जितना ऊपर में बताया है वही सब चीज को लिखा गया है। ये सब बेसिक चीज है, इनको हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। चलिए और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मेन चलते हैं, यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट होता है। पहला है इनका केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, जैसे आपने शुरू में देखा एल्केन में, है ना। तो वहां भी कैसे काम कर रहे थे रिएक्शन,
क्या क्या वहाँ रिएक्शन था उनको भी हमने देखा। यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ क्या क्या एडिशनल रिएक्शन होगा। सीधा हम यहाँ चलते हैं, यही सब बातें को लिखा गया है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड को टूटने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, देरी लगते हैं, है ना, देर लगते हैं, ऐसा यही चीज लिखा गया है। अब आप यहाँ देखिए, आपको ये सी एच टू दिखाई नहीं दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ दो ठो सिंगल बॉन्ड है और यहाँ भी दो ठो सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ एक सिग्मा और एक क्या है हमारे पास पाई है। चाहे हम ऐसे सीधा करके लिखें चाहे ऐसे करके लिखें, बात देखिए क्या फर्क पड़ेगा। जब तक आपको डांटूंगा नहीं तो आप नाराज मत होइएगा, परेशान भी मत होइएगा। आप हमारे अपने परिवार से हैं, यूट्यूब परिवार से हैं, इसीलिए आपको डांटना पड़ता है। डांटूंगा नहीं तो आप सीखेंगे कैसे, आपके दिमाग में ये चीज घुसेगा ही नहीं। तो थोड़ा डांट के बताऊंगा तो आप ज्यादा सीखेंगे, समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हैं, ठीक है। तो योगात्मक का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा ऐड होना, जुड़ना। अब इसको मान सकते हैं एक्स वाई, मान लीजिए सपोज करिए, आपको एग्जांपल में नीचे दिखाएगा एक्स वाई का मतलब वाटर ले सकते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन अगर, सॉरी ये वाला कार्बन से अगर ये वाला एक्स जुड़ जाए तो ये जुड़ गए, और ये वाला हमारे पास कार्बन से ये वाई जुड़ गए, जुड़ जाना चाहिए, तो ये जुड़ गए, दोनों एक्स वाई जुड़ गए। सीधा क्या समझे कि दो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड नया बन गया, एक और एक दो, और यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट गया। अब हम कार्बन का वाइलेंसी चार जानते हैं, एक दो तीन और एक चार। यहाँ भी देखते हैं एक दो तीन और एक चार, बस इतना ही तो करना है आपको, कोई बहुत बड़े पहाड़ में थोड़ी ना चढ़ना है। अब ये देखिए भाई, इतने अच्छे चीज लिखे गए हैं, आप सीधा यहाँ उतरिए, यहाँ देखिए, इनको मार गोली, ऊपर को मार गोली, छोड़ो उसको, ऊपर को छोड़ो। ये सब समझ आएगा जब नीचे आप समझोगे। थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया, एक मिनट, एक मिनट ठहरो जरा। ये देखो, ये एथिन है कि नहीं है, जब से मैं शुरू इंट्रोडक्शन क्लास से पढ़ा रहा हूँ, आपने यही सीखाना है। अगर आपको यही नहीं पता तो कैसे बनाओगे, पता करना चाहिए ना भाई आपको। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, दो हाइड्रोजन देने का बात कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे, और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में, बस एथीन से एथेन बन गए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, तो एन कहोगे। अब ये है हमारे पास प्रोपीन है, एक दो तीन कार्बन दिखाई दे रहा है, चाहे मैं सीधा करूं चाहे थोड़ा फिर तिरछा ऐसे करके बता रहा हूं तो एक ही बात हुआ। एक क्लोरीन हमारे पास जुड़ जाएगा इस कार्बन से, आप देख पा रहे हो, और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा इस कार्बन से, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक कार्बन इससे जुड़ेगा क्लोरीन और एक इससे, बस यही तो दिया हुआ है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दिया है। अब इनका क्रियाविधि को हमको अभी नहीं समझना है, अभी इनको हमको नहीं देखना है। जब आप रिएक्शन समझ जाएंगे तो उनका क्रियाविधि आप समझेंगे, तो ऊपर का जो कंटेन है वो हमको समझ में आ गया, हम क्रियाविधि को बता देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक बार थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो एथिन से दो ब्रोमाइड जुड़ने का बात कर रहा है, ये हमारा रिएक्शन है। तो ये ब्रोमीन इससे जुड़ेगा, ये ब्रोमीन इससे, ये हमारा रिएक्शन है। अब ये कैसे कैसे जुड़ा इसको स्टेप बाइज बताना है, तो आप पूरा रिएक्शन को फोकस करेंगे ऑर्गेनिक में, ज्यादा थ्योरी को फोकस आप मत करिए, थ्योरी आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो क्लोरीन है ब्रोमीन है, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, एक प्लस और एक माइनस में ध्रुवित हो जाएगा, एक एक साइड इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा, है ना, जिसके कारण अब ये हमारे पास क्या होगा, पहला स्टेप में ये जो ब्रोमीन है जो रिएक्शन करने वाला है इस डबल बॉन्ड के साथ, तो पहले दोनों ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होकर के एक प्लस और एक माइनस बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा ये एथिन का मालिक्यूल है, उठा के से हम ले लेते हैं, ये जो प्लस और माइनस बन रहा है उनको रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप में टूटना चाह रहे हैं, दूसरा में अब ये टूट करके जुड़ना चाह रहे हैं। तो अब हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, तो ये संकुल बन गया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया कि हमारे पास इस कार्बन से जुड़ना चाह रहे हैं ये पूरा ब्रोमीन, ये हमारे पास पाई संकुल बन गए। फिर तीसरा जो स्टेप है क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ब्रोमीन है वो जुड़ना तो चाह रहा है, लेकिन कैसे जुड़ेगा, पहले दोनों के बीच में ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीनियम आयन बन जाएगा और ब्रोमीन माइनस आयन बाहर हो जाएंगे। फिर ये हमारा रिएक्शन आगे बढ़ेगा चौथा स्टेप में, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ब्रोमीन अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, ब्रेक करने के बाद इधर साइड में आ जाएगा, ये देखिए साइड में, और एक और ब्रोमीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रोमीन इधर अटैक मारेगा, तो ये वाला हमारा ब्रोमीन बॉन्ड को तोड़ देगा, बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा, तो ब्रोमीन इधर आ गया। बस यही है आपका योगात्मक अभिक्रिया।
अब इतना आपको समझ में आ गया। अब बाकी और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ये सब चीज आपको नहीं करना है। अब देखते हैं हमारे पास तीसरा है हाइड्रोजन अम्लों का योग। सभी जानते हैं HCl हो चाहे HBr हो, एथीन पर हम रिएक्शन करवा दें, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा CH3, एक ब्रोमीन इससे जुड़ जाएगा तो ब्रोमीन जुड़ गया, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, और दो कार्बन को देख के एथेन। सिंपल चीज है। रिएक्टिविटी का बात करें, सक्रियता का, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ये सक्रिय क्यों है भाई? ये जल्दी इसलिए जुड़ेगा क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इनका भी क्रिया विधि है, तो ये क्रिया विधि अभी आपको नहीं करना है। अगर उनको आप समझ गए हैं तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसी का हम बात कर रहे थे। मार्कोनी का आपका नियम, अब ये योगात्मक अभिक्रिया पर ही आधारित है। मैं यहाँ आपको पूरा कथा कहानी समझा देता हूँ। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप देख पाओ, एक दो तीन कार्बन है, इसका नाम है प्रोपेन है। प्रोप वन इन है, प्रोपीन है, प्रोपीन, समझ आ रहा है? प्रोप वन इन अर्थात प्रोपीन। जब HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये मार्कोनी का आप क्या कहता है, जो ऋणात्मक वाला परमाणु होगा वो उस कार्बन से जुड़ना चाहेगा जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा हुआ है। तो देखिए, आप लोग देख पा रहे हो, आखिरकार यहाँ का बॉन्ड टूटेगा। ये कार्बन ज्यादा हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन रखा है कि ये वाला कार्बन? तो आप सभी लोग कहोगे 2 नंबर का जो कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है बच्चों? कम है। तो यहाँ पर हमारे पास आयोडीन जुड़ेगा, चाहे ब्रोमीन जुड़ेगा, चाहे क्लोरीन जुड़ेगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ पर जुड़ जाएगा? लास्ट में जुड़ जाएगा। यही हमारे पास क्लियर होता है, मार्कोनी आपका नियम यही होता है। आप देख सकते हैं मार्कोनी आपके नियम के अनुसार अभिक्रिया में जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक वाला भाग असममित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से योग करता है ना, जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ये यहाँ पर दिए गए हैं, तो बहुत अच्छा चीज है। मैंने आपको शुरू ही समझा दिया कि ऋणात्मक परमाणु उस कार्बन परमाणु से अटैच होना चाहता है जो कार्बन कम हाइड्रोजन को रखा हुआ है। तो जो कम रखेगा, चाहे ये पहला वाला रखे चाहे दूसरा, जो कम रखे हैं वही उसी के पास जा करके ऋण वाला एटम जुड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए, मार्कोनी का आप नियम की क्रियाविधि का स्पष्टीकरण, ये हमको अभी नहीं करना है, पहले तो रिएक्शन आप समझ जाओ, फिर ये सब चीज समझ में आ जाएगा। इन्हीं चीजों को आपको मैं कह रहा हूं कि आप नोट से बनाइए, ठीक है। और देखते हैं पराक्साइड प्रभाव, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रति मार्कोनी का आप नियम क्या होते हैं। खरास एवं मायो ने 1933 में वायु और पराक्साइड जैसे बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन पर HBr की क्रिया कराई, तो HBr का योग मार्कोनी का नियम के विपरीत दिशा में पाया गया। अर्थात एक बात समझिए, ये एंटी मार्कोनी का नियम कब काम करते हैं? इसके कुछ प्रेजेंटेशन के कारण, या तो पराक्साइड आ जाते हैं, या जैसे कि नाम है बेंजाइल पराक्साइड है, आदि कुछ ऑक्साइड आ जाते हैं, तब ये अपना जो रिएक्शन दिखाते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अलग बन जाते हैं, मतलब थोड़ा विपरीत बन जाते हैं। बस यही कह रहा है, और दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अर्थात प्रोपीन की HBr की क्रिया कराने पर आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है, और के स्थान पर क्या बनता है बोल रहे हैं? नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड अर्थात 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। इनको समझते हैं पहले स्ट्रक्चर को, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये हमारा प्रोपीन है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रोमीन होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाँ, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन है और ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है। लेकिन आप समझिए, ये आपका मार्कोनी का आप नियम के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसे जो एंटी मार्कोनिक आप में देखते हैं, तो जो ब्रोमाइड होगा वो कहाँ जुड़ जाएगा? ये ब्रोमाइड इस कार्बन से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इससे। फर्क दोनों में क्या है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, ब्रोमीन के जुड़ने के स्थान मार्कोनिक आपने कहा था जो कम हाइड्रोजन रखा होगा जो कार्बन उससे जुड़ेगा, तो ये कम रखा है तो इससे जुड़ना चाहिए, ये ठीक कह रहा है, ये मैंने चिन्ह लगा दिया। लेकिन एंटी मार्कोनिक आप कहता है कि जो ऋण वाला जो एटम है, ऋणात्मक वाला जो परमाणु ब्रोमीन क्लोरीन जो भी है, वो कौन परमाणु से जुड़ेगा कह रहे हैं? पहले वाला कार्बन से जुड़ करके 1 ब्रोमो प्रोपेन बना सकता है। ये है हमारे पास परऑक्साइड का
काम, पेरोक्साइड के आने से जो रिएक्शन होते हैं बदल जाते हैं, बस इतना तो कह रहे हैं। और बाकी ये सब चीज क्रियाविधि तो हमको अभी करना नहीं है ना, ये ज्यादा आप मत रटिए, सीधा आपको पूछेंगे 2-3 नंबर में, ठीक है, इसको भी नहीं करना है आपसे। इसको आप हल करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये सब चीज ज्यादा आपके लिए करने का नहीं है, आप इनको ज्यादा इनके चक्कर में मत रहिए, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। यहाँ पर हाइपो अम्ल है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है हाइपोहाइलस अम्ल है, उनका योग कैसे। अब ये हाइपोहाइलस अम्ल है, देखो HOCl, ये फार्मूला होता है HOCl, यहाँ देखिए HOCl, क्लोरीन के 5 ऑक्सी अम्ल आपने पढ़ा होगा, है ना, वहीं से आप देख पाएंगे हाइपोहाइलस अम्ल है। कुछ नहीं करेंगे, एक OH को इससे जोड़ देंगे, एक क्लोरीन इससे, तो आप क्या कहोगे भाई, एथिलीन कहोगे, क्लोरोहाइड्रीन कहोगे, बस सिंपल चीज है। आप कहते हैं केमिस्ट्री कठिन है, कहाँ कठिन है भाई। अब आप सभी लोग जानते हैं एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और HSO4 किससे जुड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर आगे रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो H2 के बजाय CH3 हो जाएगा, और नीचे HSO4 जो होगा वो CH2 से जुड़ जाएगा, बस इतना ही तो दिया है, और सबका थोड़ा थोड़ा क्रियाविधि दिया है, बाकी और आपको ज्यादा नहीं करना है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्रिया है, देखिए यहां पर है हमारे पास नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया। अब ये नाइट्रिक एसिड को कैसे तोड़ते हैं, H प्लस में टूटता है, H, है ना, यहाँ पर एक चीज मिस हुआ है बच्चों, OH माइनस रहेगा, ये OH रहेगा। आप खुद सोचिए ना, हाइड्रोजन एक बार होना चाहिए, नो डाउट एक बार, नाइट्रोजन एक बार होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 3 बार, लेकिन यहाँ पर तो 2 बार दिखा रहे हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट में फिर कैसे आ गया, एक बार, और इधर 2 और एक 3 बार, तो यहाँ का एक ऑक्सीजन क्या हुआ है बच्चों, मिस हुआ है, तो ये ऑक्सीजन को आप क्या करिएगा, कवर करिएगा, थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। अब ये OH इससे जुड़ जाएगा और NO2 इससे, बस इतना ही तो करना है, सब में ऐसे ही हो रहा है, कितना बढ़िया है, एक ही एग्जांपल ले लेके बार बार अलग अलग जोड़ रहे हैं। अब ये देखिए इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, तो ये ब्रेक होता है इस तरीके से, यहाँ क्लोरीन माइनस में टूटता है और यहाँ पर CH3CO अलग टूटता है, तो एक के साथ क्लोरीन जुड़ा होगा, आप देख पा रहे हो यहाँ क्लोरीन जुड़ा है इस कार्बन से मेरे भाई, ये नीचे से, और इससे जुड़ा हुआ है CH2 से, एक और CH2 से COCH3 जुड़ा होगा, आप देख पा रहे हो यहाँ, बस ओजोन का योग। अब आप जानते हैं ओजोन का फार्मूला आपको पता ही नहीं है, बताइए, आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, थोड़ा तो पढ़िए, घूमने से फुर्सत रहेगा तब आप पढ़ोगे बच्चे लोग, थोड़ा से मेहनत करिए, है ना। ये हमारा ओजोन का फार्मूला है, O3 होता है। अब ये O3 कैसे है, आप सभी लोग देख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। एथिलीन का फार्मूला आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए ना, थोड़ा रात को जग के मेहनत कर लीजिए, कैसे भी करके आप थोड़ा 1 घंटा समय निकाल के, आधा घंटा समय निकाल के पढ़िए, काफी पुस्तक खोलिए, निकालिए, फटाफट नोट्स बनाओ, हेडिंग हेडिंग को बनाओ, रिएक्शन को बनाओ, हेडिंग के दो, थोड़ा थोड़ा जो जो ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इनको आपको करना है, बस कहानी खत्म। कौन से बहुत ज्यादा चीज पहाड़ तोड़ रहे हैं। अब ये देखो एक ऑक्सीजन इससे मैंने जोड़ दिया, ये देखिए फटाके से यहाँ एक बार जोड़ दिया, एक और ऑक्सीजन मैं साइड में जोड़ दिया, एक और ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, सबका वैलेंसी आप मिला के देखो एक बार और कमेंट करके बताना मुझे, आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझे क्या, देखो CH2 2 बार है दिखाई दे रहा है, 3 ऑक्सीजन है टोटल, एक को यहाँ जोड़ दो, दो को पीछे में जोड़ दो, बस, और क्या है, यहाँ पर 3 मेंबर है, यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, तो तीनों में से यहाँ एक बार यहाँ जुड़ा हुआ है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, एक CH3 बढ़ा है तो एक CH3 इधर बढ़ा दो, बाकी जाओ कहता हूँ फोटो कॉपी कर दो ना, क्या दिक्कत है, ये 4 मेंबर है, ये भी तो सेम है, ये दोनों कार्बन को CH3 को बढ़ा दो ना, क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हटा करके कौन आए हैं, CH3 देखो, इतना को देखो आप लोग, यहाँ से जहां मेरा मार्कर चल रहा है, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक देखो, ये हर में तीनों में सेम है, ये देखिए यहाँ भी सेम है, तीनों में सेम है, बट शुरू में एक बार CH3 है, नीचे में 2 बार हो गया, बस यही तो दिया हुआ है, ये हमारे पास काफी अच्छा दिया हुआ है। अब ये हमारे पास डाइबोरेन का योग, अब ये डाइबोरेन का फार्मूला देख लीजिए, आप नहीं समझेंगे तो मुझे आप बोलिए ना भाई, एक ब्रोमीन हम किससे जोड़ेंगे, सॉरी, एक BH2 किससे जोड़ेंगे, ये वाला कार्बन से, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ देंगे, बस, और क्या है, कुछ तो नहीं है, क्रियाविधि है छोटा छोटा से, तो कम से कम रिएक्शन को तो समझे। अब ये देखिए
ऑक्सीजन का योग कैसे हो रहा है भाई, इसके पहले हमने ओजोन को जोड़ा, अब आप ऑक्सीजन जोड़ेंगे। अब यहाँ O2 का मतलब दो ऑक्सीजन होता है, लेकिन 1/2 कह देने का मतलब क्या है, इसको O2 में लिखा जाता है लेकिन हमको एक यूज करना है, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। 1/2 कहने का मतलब होगा ऑक्सीजन दो तो है लेकिन 1/2 का दिया, इसका मतलब इसका अर्थ होगा एक ऑक्सीजन अपन ने यूज किया है, तो एक ऑक्सीजन बीच में जोड़ दो बस, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा और एपॉक्साइड हो जाएगा, बस यही तो दिया हुआ है। ठीक, तो ये हमारा कुछ और रिएक्शन है, एक दो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, ये सब आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रबल ऑक्सी अम्ल है, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग कैसे एल्कोहल बनाएंगे, जैसे ग्लाइकॉल बना हुआ है, CH2 कितना बार है, दो बार, एकदम क्लियर हो। यहाँ पर वाटर है, वाटर में दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एटमोस्फेयर का एक और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो गया टोटली, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन आप देख पा रहे हैं, एक और एक दो हो गया, और दो हाइड्रोजन भी तो है ना, एक दो बार हाइड्रोजन, तो ऊपर नीचे दो दो हाइड्रोजन है, बस आगे रिएक्शन कराओगे तो इस तरह से ऑक्सीकरण दे करके गिन लो ना, एक दो, दो ऑक्सीजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, दो दो चार एक पाँच, तो कुल मिला के दो ऑक्सीजन आपने यहाँ यूज किया है, तो तीन यहाँ यूज कर लेंगे जी, क्या बात है। ठीक है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, आज डांट के पढ़ाया मैंने आप सभी को। ठीक है, तो ये इनके कुछ और रिएक्शन है, तो ये है हमारा प्रतिस्थापन, एलाइलिक अभिक्रिया, है ना, प्रतिस्थापित करने वाला रिएक्शन है। अब इसको देखिए, प्रतिस्थापन का पहला एग्जांपल में आप सीधा कूदिए, हेडिंग को याद करिए, सीधा नीचे आइए ना, आप समझते हैं कि नहीं देखते हैं, बस कुछ नहीं। ये क्या नाम है आप बताइए, एप्लफ के पहले इसका नाम है प्रोपीन, क्यों नाम पड़ा आप बताइए मुझे, प्रोपीन कमेंट करके बताइए ना, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, मालूम हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, वीडियो के साथ देख रहे हैं स्किप कर करके इधर उधर, तो मैं जान लूंगा आपने कमेंट नहीं किया, मतलब मैं समझ गया कि आप कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका नाम प्रोपीन क्यों नाम पड़ा ये आप बताएं। और यहाँ पर सामान्य योग हो रहा है, आप सीधा देखें भाई, प्रतिस्थापन हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर प्रतिस्थापन, अच्छा ये है प्रतिस्थापन, नीचे वाला रिएक्शन ये, आप यहाँ देखिए प्रतिस्थापन ये है जी, एक ब्रोमीन को मैंने यहाँ जोड़ा और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन या ब्रोमीन निकल गया, तो अगर आप Cl2 ले रहे हो तो ये Cl बाहर निकलेगा, अगर Br2 ले रहे हो तो HBr बाहर निकलेगा, बस एक क्लोरीन ने किसको हटा दिया, हाइड्रोजन को, यही तो हो रहा है। कुछ और अन्य उदाहरण कह रहा है ये, है ना, तो ये कुछ और अन्य एग्जाम्पल आप जरूर करें। समवायता क्या चीज होते हैं ये भी आप पढ़े हैं, बहुलीकरण, ये सब चीज आप ज्यादा अभी मत करिए। ठीक है, इनको हम एक और लेक्चर में अच्छे से बता देंगे। अब इनके जो एथिलीन है, इनके महत्व क्या है आप देख सकते हैं, फलों को पकाने के लिए, बेहोश करने के लिए, मस्टर्ड गैस जैसे विषैले गैस बनाने के लिए, ये इनके उपयोग हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया मार्कोनी का नियम क्या होते हैं, उनके कौन कौन से योगात्मक अभिक्रिया हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम कर रहे हैं, कौन कौन क्या क्या रिएक्शन है, सबको मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, और जितना चीज़ है मैंने आपको चिन्ह लगवा दिया। उन्हीं चीज़ों को हेडिंग हेडिंग बना के आप अपने हाथ से एक बार नोट से तो बनाइए, कैसे याद होता है कि नहीं, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि याद होता है कि नहीं। इसके अगला वाला जो वीडियो आएगा वो डाई इन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वो अगला वाला जो हमारा लेक्चर आएगा, पांचवा जो लेक्चर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हमारा डबल बॉन्ड वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये काफ़ी मैं लंबा लंबा लेक्चर दे करके कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि मेरा कुछ ऐसे इमरजेंसी काम मत आ जाए, ताकि मुझे छोड़ना पड़े काम को। तो इसीलिए मैं आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, ताकि समय के साथ आप जरूर सभी पढ़ें। और इस तरह का जो क्लासेस है केमिस्ट्री का वो बहुत अच्छा है, एक्चुअल में आप देखिए सीखिए समझिए। अगर फ्रेंड चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।